मैंने पहली बार जब उनको टीवी डिबेट पे देखा बोलते हुए तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनको सुनता जाऊं। उनसे मुझे आज समय मिल गया और आज हम उनके साथ हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर विक्रम सिंह जी से, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट IPS ऑफिसर इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड, वन मैन रेवोल्यूशन। क्योंकि हमारा अपना ज़ाती ये मानना है कि एक इंसान अपने तौर पे समाज को बहुत कुछ दे सकता है। आपका क्या मानना है, छोटा हो बड़ा हो, एक आदमी कितना कुछ बदल सकता है दुनिया में या अपने आप को बदल कर भी? ये वक्तव्य इतना प्रासंगिक है। आदमी चाहे चपरासी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, DGP हो या सिपाही हो, लेकिन जो प्रकाश पुंज है उसकी आभा को कोई छुपा नहीं सकता है। एक प्रकाश पुंज सिपाही एक भ्रष्ट DGP से ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक ईमानदार चपरासी एक धूर्त और एक कुटिल चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे प्रकाश पुंजों की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की, जैसे आपका ये बहुत अभिनव प्रयोग है कि ऐसे प्रकाश पुंज, क्योंकि वो अपने बारे में वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए वो अपने बारे में कोई महिमा मंडित करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि ऐसे लोग भी समाज में थे, हैं और आगे भी आते रहेंगे, ये उनकी ही सेवा नहीं होगी, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन। और सिपाही चपरासी छोटे से छोटे पद पे होते हुए भी वो पूजनीय माने जाते हैं। सम्मान तो एक बहुत छोटा शब्द होगा, वो पूजनीय माने जाते हैं। कुछ अधिकारी अपनी कुर्सी से जाने जाते हैं और कुछ कुर्सियां अधिकारी से जानी जाती हैं। ऐसे अधिकारी कुर्सी से बहुत बड़े होते हैं, उस कुर्सी और पद को गौरवान्वित करते हैं जहां की वो शोभा बढ़ाते हैं। मैं आज चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान ये देख सकें, ये जान सकें कि कैसे एक गांव का लड़का निकल कर क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, कैसे युवा अपने डर से आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ वो कर सकते हैं केवल अपने आप को जगा के। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरा बड़ा छोटा संदेश है किसी भी प्रकार की, क्योंकि समाज की एक जो व्यवस्था है चकाचौंध की, उपभोक्तावाद की, ये कहीं बात कही जाती है कि गांव का आया हुआ बच्चा थोड़ा दकियानूसी होता है, बैकवर्ड होता है और हीनत्व की भावना डालने की कोशिश की जाती है। जबकि यथार्थ ये है कि गांव के जो बच्चा है उससे श्रेष्ठ बच्चे ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी एक कोरा कागज़ है, उस पर उपभोक्तावादी और नशे की किसी तरह के कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है। वो अगर अपने में ढाल ले, मैं 3 बातें केवल कहूँगा। अपने के अंदर अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के जीवन निरर्थक है। कठोर परिश्रम और ज्ञान अर्जन, आजीवनम ज्ञानवर्धनम, जीवन पर्यंत ज्ञान की तपस्या करे। और जो माता पिता ने माँ के दूध की तरह जो दिया है, कठोर अनुशासन, विद्या की तरफ रुझान और जीवन में अनुशासन ले आए, फिर मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। हम चाहे हमारे IAS ऑफिसर्स हों, चाहे IPS हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, तमाम तरह की सर्विसेज में हो, वो जब आते हैं अपनी सर्विसेज में, उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब ये ठीक है कि हर में वो काबिलियत नहीं हो सकती जो विक्रम सिंह में है, किरण बेदी में है, वो उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिए, लेकिन गलत ना करें, काहिलपना ना करें। ऐसे लोग कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं? शुरुआत में 90% अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि काबुल में गधे नहीं होते हैं, एकेडमी में भी ऐसे होते हैं जो दुराचारी होते हैं, ऐसे होते हैं जो तभी से शराब पीते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जब सुबह परेड में आते हैं तो मदिरा की दुर्गंध तब भी आती थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत नगण्य होती थी और उनको एक अछूत की तरह से लोग दूर रखते थे। 10 साल की सेवा में ये संख्या जो 5% या 10% थी, ये क्या कारण है? ये होकर के एक बहुत बड़े प्रतिशत में परिणत हो जाती है, क्योंकि एक उपभोक्तावादी संस्कृति उनको उत्प्रेरित करके वो पीते हैं जो नहीं पीना चाहिए, वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, वहाँ जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए और उस अपकृत्य में शामिल हो जाते हैं जहाँ पूरा समाज उन्हें लुभाने के लिए बड़ी बेकरारी से बैठा है। और 10 साल में जो रूपांतरण होता है, फिर आदमी जनता को नहीं इस तरीके के उदाहरण देते हैं। तुम्हारी ईमानदारी किसने देखी है? ईमानदारी का मूल्यांकन कौन करेगा? लेकिन ये बैंक की पासबुक देख लो, इसमें साफ लिखा तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, इसके बारे में चिंतन करो। जो नगद है, जो तात्कालिक है, तुम्हारी ईमानदारी किसी के काम नहीं आएगी, सिवाय इसके कि तुम्हारी पत्नी शायद संतोष करे, माता पिता तुम्हें कुछ आशीर्वाद दे दे, इसके अलावा क्या है?
मेरा अपना ये खुद का जाती अनुभव रहा है कि जब पुलिस किसी चीज़ को रोकती है तो उसकी मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का वर्क करने का एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका भी है। तो आप उससे बहुत दया की भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जिस वक्त उसका मकसद यह है कि किसी तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो क्या मीडिया को इस चीज़ की एजुकेशन अब नहीं रही? क्या आज का मीडिया ये नहीं जानता है कि पुलिस कंट्रोल किस तरीके से करती है दंगों को, या इस तरीके के पथराव को, या इस तरीके की सिचुएशन को? देखिए, आज का मीडिया दुर्भाग्य से, आपने सही बिंदु पर प्रकाश डाला है, टीआरपी पे चलता है, तथ्यों पे नहीं चलता है, वास्तविकता पे नहीं चलता है, टीआरपी और सस्ती लोकप्रियता पे। और जो दिखता है वो बिकता है। पुलिस का साथ देने में, सच्चाई का साथ देने में कदाचित किसी को लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। लाभ दिखाई पड़ता है सस्ती लोकप्रियता, कि किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के या किसी एक मुद्दे में जो कि एक प्रासंगिक है, फैशनेबल है, उसके पीछे पड़ जाइए। और अगर कोई दूसरा, आपने देखा हो, डिबेट में बोलने की कोशिश करता है तो एन केन प्रकारेण उसको मुंह बंद करने के लिए बिल्कुल बाध्य कर दिया जाता है। और पुलिस के तो अपने कर्तव्य कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, सर्जन सर्जरी करता है। अगर ये कह देगा नहीं साहब हिंसावादियों खून नहीं निकलेगा, तो कर चुका सर्जरी। पुलिस का भी कार्य है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो रिक्वायरमेंट कानून जितनी इजाजत आपको देता है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया, ये एक तकिया कलाम है विवेचना का। मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं, न ज्यादा न कम, तौल करके हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। ये कानून इजाजत देता है। धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ये आत्मरक्षा में अपनी या किसी और की वांछित और न्यूनतम बल प्रयोग किया जा सकता है। धारा 41, 46, 44, 48 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस को प्रवेश का अधिकार है और अन्य तलाशी आदि का अधिकार है। तो ये अधिकार हमने स्वयंभूत तो लिया नहीं है, कानून प्रदत्त है, संसद के द्वारा पारित विधि के अनुसार विधि सम्मत तरीके से किया जा रहा है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है कि साहब आप महिलाओं के हॉस्टल में कैसे चले गए, आप लाइब्रेरी में कैसे चले गए, तो जहां पर अपराधी शरण लेगा उसमें कोई अपवाद भी कानून में नहीं है। जहां रहेगा अपराधी, पुलिसकर्मी बिल्कुल साए के साथ पीछा करके उसको निष्क्रिय करेगा। इसी बात की तनख्वाह, इसी बात की वर्दी पुलिसकर्मी ने पहनी है कि कहीं भी चले ऐसा मौका पुलिसकर्मियों को न दें कि वो आपकी सेवा के लिए वहां पर जाए जहां आप चाह न जाएं। लेकिन अगर आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि पुलिस को जबरदस्ती आप लाइब्रेरी या हॉस्टल में ले जाएंगे, तो पुलिस जाएगी। मैंने एक बात ये भी देखी है कि अमूमन कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जब आदमी घायल होता है तो भी ज्यादतियां हो जाती हैं। जी, आपने सही कहा। मैंने भी अपने सेवा काल में ये देखा है। पत्थर लगा, सब कुछ सामान्य चल रहा है, एक पत्थर कहीं से आया, पुलिसकर्मी के सर में लगा, खून बहने लगा। फिर उस पुलिसकर्मी को, फिर आप भीड़ की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, उस पुलिसकर्मी की तरफ विशेष ध्यान देंगे उन परिस्थितियों में और भी अगर उसके पास कोई राइफल या आग्नेय अस्त्र हो। क्योंकि ऐसे हालात में आखिर वो भी इंसान है। अगर बहुत उच्च कोटि का प्रशिक्षण नहीं है तो आओ देखा न ताओ, उसने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, और अपना बंदूक लेकर के जो सामने आया उसके ऊपर जी उसका सीनियर भी उस वक्त, सीनियर को भी धक्का मार करके अलग। अब ऐसे, अब तो इस पार उस पार होना है साहब, आपको करना है, आप अहिंसावादी बन जाइए, अब जरा मुझे करने दीजिए, मैं इस तरह से पिटने के लिए नौकरी में नहीं आया हूं। ये सब चीजें मैंने देखी हैं। उस वक्त सबसे पहले जाकर कह रहा कि ठीक है बेटा, तुम इधर किनारे आ जाओ, तुम्हारा मरहम पड़ी। लाख अगर वो कुछ ऐसी बातों को भी कहे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो कि अनुशासन की परिधि में नहीं आते, बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक घायल पुलिसकर्मी को वांछित, आपने उससे शीतल करने की बातें नहीं की और उससे हथियार उसको अपने कब्जे में नहीं लिया, तो दुर्घटना होने में समय नहीं लगेगा। अक्सर आप देखें नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर अगर पुलिसकर्मी घायल हो जाता है तो फिर अक्सर गलतियां उससे हो ही जाती हैं, और डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स तभी होता है जब पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। एक तरफा करुणा को मैं तरफ देख रहा हूं। पुलिस वालों के क्या मानवाधिकार नहीं है? उनके परिवार नहीं है? मानवाधिकार का चिंतन और उनके प्रति आंसू बहाने वालों की जो भीड़ लगी है केवल जनता और आतताइयों के लिए है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज, पुलिसकर्मी अगर उन्होंने प्रवेश किया, जनरल डायर कह तो दिया, लेकिन जो 300 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से केवल उत्तर प्रदेश में घायल हैं और जिसमें 56 पुलिसकर्मी को गनशॉट इंजरीज हैं, इनके बारे में, इनके मानवाधिकार में चिंतन होगा। जो पुलिसकर्मी चुटैल और जिनके खून से वर्दियां लाल हो गई उनके खून से, उनके बारे में भी कोई प्रकाश डालेगा। लेकिन अगर पुलिस कहीं अंदर प्रवेश करती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है,
अगर बल प्रयोग करती है, न्यूनतम बल प्रयोग किया, कितने हताहत हुए हैं पुलिस की गोली से, मुझे आप मिसाल बता दें। ऐसे प्रकरणों में बहुत ज़्यादा आतताई घायल हो सकते थे, मारे जा सकते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी बहुत धैर्य का परिचय दिया, यूपी पुलिस ने बहुत धैर्य का परिचय दिया कि पुलिस की गोली से शायद ही कोई मरा हो। इतना अपने आप को पुलिस ने इतना कभी नहीं रोका। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। इतना नहीं, एक इससे कहीं हल्का मैं मिसाल देता हूँ। सन 90 की बात है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, मैं एसएसपी कानपुर था। बहुत छोटा दंगा हुआ था, बम चले थे, गोलियां चली थी, सही है, लेकिन 12 लोग मारे गए थे। आप मुकाबला कर लें, एक जनपद में, एक दंगे में पुलिस की गोली से 12 लोग मारे जाते हैं, और यहां पूरे प्रदेश में व्यापी आंदोलन और दंगा है और पुलिस की गोली से एक नहीं मरता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस ने जिस धैर्य और आत्मसंतुलन का परिचय दिया वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। सर, अब यहाँ पे ये सवाल आता है, जो मेरा ये मानना है कि पुलिस जब भी क्राइम की बात होती है, चाहे वो घर की चारदीवारी के अंदर हो या किसी वजह से, किसी की गलती की वजह से हो, किसी के मानसिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो, तोहमत तो पुलिस पे ही अल्टीमेटली आती है। तो मेरा ये मानना है कि समाज अगर है तो क्राइम तो होगा ही। तो इस बात पे, इस विषय पे हम लोग एक्चुअल में बातें कम करते हैं। ख़ास तौर पे निर्भया के केस में जो दरिंदगी हुई, उसके बाद में एक उबाल था, वो सही भी था, क्योंकि वो केवल एक पुलिस का सवाल नहीं था, समाज का भी सवाल था। लेकिन क्या हम लोग कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हुए कई बार जो हमारे अंदर, जैसे आपकी माता जी ने बोला आपको पुला के पहले दिन, ये एक एस्पेक्ट है। तो हम लोग केवल उसको एक पुलिसिंग के नज़रिए से ही देखकर, क्योंकि उसके बाद में नए लॉज भी आए, नई बातें भी हुई, लेकिन वो तो रुका नहीं पहले से ज़्यादा। और मेरे को उसी वक्त लग रहा था कि ये हम लोग केवल एक एंगल से क्राइम को देख रहे हैं, केवल बहुत लिमिटेड चश्मे से या लिमिटेड उससे हम लोग देख रहे हैं। हमने उसको केवल, वो तकलीफ को तो हमने समझ लिया, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए। पुलिस में एक कहावत होती, रोको, टोको और पूछो। कुछ भी नहीं है, आपको मैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब लौटेंगे, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। आज न शिक्षकों में ये साहस है कि विद्यार्थियों से पूछें, रोको, टोको और पूछो। और माता पिता तो बिल्कुल ही नहीं, रोको, टोको, पूछो का तो जमाना ही चला गया कि कहीं बेटा वंश लोचन कहीं नस न काट ले या पंखे से न लटक जाए, जिसका समाधान मेरी स्वर्गीय माता जी ने पहले कर दिया था, करोगे तो हम समझेंगे एक बेटा नहीं हुआ, जिंदा हो तो, अब मर जाओ तो ये जो अप्रिय निर्णय है, रोको, टोको, पूछो, संस्कार डालो कि अच्छे घर के लड़कों से क्या उम्मीद की जाती है और लफंगों से क्या किया जाता है, और अगर जो किया तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, ये माता पिता और गुरुजनों को ये साहस होना चाहिए कि बच्चों को बताएं। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर घर 2-3 दिन नहीं लौटेगा तो सवेरा नहीं होगा या वंश का दीपक बुझ जाएगा। ये जो आजकल पीड़ा है कि बच्चा चाहे डकैती में जेल जा रहा है, माता पिता साहब हमारा बच्चा, उनका वात्सल्य तो देखें जरा कि बेटा डकैती में है, मोलेस्टेशन में है, रेप में, माता पिता जाकर के छुड़ाने की बेकरारी, ये चीज चिंता का विषय है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये गौर की है कि जो आदमी इस तरह का क्राइम कर रहा है, वो वहाँ किसी को देख के वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ तो अपना वो शिकार, कमज़ोर शिकार ढूंढ रहा है। लेकिन उसको जो दावत मिली है इस तरह की, वो कहीं ना कहीं आज हमारा समाज खास तौर पे एक इंटरनेट की दुनिया में है, जो फ्री कुछ भी देख सकते हैं आप, तो उससे जो भाव बन रहा है, तो वो अपना शिकार ऐसा सोच के ढूंढता है कि जो उसको जो है वो किसी तरीके से उसका विरोध ना कर सके, और उसके लिए वो पूरी अपनी प्लानिंग भी करता है, अपनी तैयारी भी करता है। तो क्या अभी समय नहीं आ गया है कि हम लोग केवल हो हल्ला करें, केवल लड़कियों की आज़ादी के ऊपर बात करके छोड़ दें कि भाई कभी भी आए, कभी भी जाएं? वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको मिलना चाहिए, वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल अगर इसी एंगल से हम लोग देखते रहेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्राइम बढ़ते ही जाएंगे। आपने सिंह साहब बहुत बृहद प्रकाश डाला है इस महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर। इसके बहुत आयाम हैं। पहला आयाम कि ठीक है, एक आदमी उत्तेजित हो जाता है, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आपने सही कहा कि कमज़ोर शिकार ढूंढता है, वो चाहे 6 महीने की बच्ची हो, वृद्धा हो, अर्ध
विक्षिप्त हो, मेंटली चैलेंज्ड हो, या लाश तक क्यों ना हो। क्लियोपैट्रा की लाश के साथ हजारों लोगों ने बलात्कार किया था, यह भी ऐतिहासिक सत्य है, और लाशों के साथ बलात्कार होते ऐसे कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लेकिन इसको एक समग्र इन टोटैलिटी अगर आप देखें, द माइंड ऑफ अ रेपिस्ट, द माइंड ऑफ अ रेपिस्ट, आपने सही कहा, पुलिसकर्मी सोचता है कि माइंड ऑफ अ रेपिस्ट क्या है, भाव भंगिमा क्या है। एक आदमी थाने पे आता है, उसको देख करके अंदाज लग जाता है कि ये आदमी रसिया प्रवृत्ति का है, ये सदाचारी, एक अंदाज लग जाता है। उसके देखने से, उठने बैठने से, बातचीत से, कपड़ा पहनने से, बातचीत के अंदाज से और उसकी भाव भंगिमा से एक अनुभवी पुलिस अधिकारी समझ सकता है कि इस व्यक्ति में अपराध करने का कितना सामर्थ्य है, और 90% वो सही होता है। अब वो देखता है कि इसको अवसर कब मिला, भागने के रास्ते क्या थे, और इसने कृत्य किया होगा कि नहीं किया होगा, और जीरो इन करेगा कि अपराध के 2 घंटा पहले और अपराध के 2 घंटा बाद ये कहाँ था, इसकी मौजूदगी कहाँ थी, इसने क्या देखा था, पोर्नोग्राफी देखी थी या नहीं देखी थी, शराब पी थी कि नहीं पी थी, ड्रग्स लिए थे कि नहीं लिए थे। और अगर इन 3 चीज का जवाब हाँ में आता है तो 99% यही आपका ग्राहक है, और ग्राहक की खूब अच्छी तरीके से सेवा जो पुलिस को करनी चाहिए फिर वो की जाती है। सर, आपको क्या लगता है कि आपका जो बेस्ट पास था वो चला गया या शुरू हुआ है? मैं समझता हूँ दोनों ही बेस्ट थे। वो भी बहुत अच्छा था, उसका स्कोप दूसरा था, ये भी बहुत ही अच्छा है, इसका स्कोप बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं कहूँ कि कोई किससे ज़्यादा श्रेष्ठ है तो वो उचित नहीं होगा, दोनों अपने में ही श्रेष्ठ थे। उसमें सेवा का बहुत मौका था, इसमें विद्यादान का, विद्या को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है मुझे। सर, इस आप जो चांसलर हैं जिस भूमिका में हैं, और ये जो नेशनल इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में या इस अपने काम के बारे में हमें थोड़ा बताएं। ये यूनिवर्सिटी 10 साल पहले शुरू हुई थी। मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में इसका शुभारंभ हुआ। सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 84 एकड़ में, और आपके सामने बिल्डिंग है, हज़ारों करोड़ का इसमें निवेश हुआ है, और सारे ब्रांचेस हैं। मेडिकल कॉलेज का आज परीक्षण हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि स्वीकृत मिलने के मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। तो उस प्रकार लॉ से लेके इंजीनियरिंग से लेके मेडिसिन, सब चीज़ की पढ़ाई अंडर वन रूफ आपके पास है। 27 कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और एक चीज़ और अनूठी है कि यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे कम हैं। फैकल्टी में भी लेडीज़ ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, रिसर्च पेपर्स, पेटेंटिंग और ओरिजिनल वर्क के ऊपर। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, लेकिन हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज में, हमारे बच्चे विदेशी स्कॉलरशिप में, बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ में अब जा रहे हैं। तो ये एक शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ जहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और एक ऐसा यहाँ पर एक सोशियो एजुकेशनल एक रेवोल्यूशन लाई है ये यूनिवर्सिटी। और हमारा दूसरा ध्येय है, किसी बच्चे के पास अगर धन की कमी है तो वो आड़े नहीं आएगी उसकी शिक्षा को पूर्ण करने में। सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। मेरी तो बड़ी दिनों से तमन्ना थी, और मेरी भगवान से प्रार्थना है आप दीर्घायु हो, और आपका जो आपकी ये वाली इनिंग है ये आपकी पिछली इनिंग से भी शानदार इनिंग रहे। और बस ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपसे एक बार गले मिल सकता हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुन साहब, आपने बड़ी कृपा की, इतना समय दिया करके आपने अमूल्य सुझाव दिए, और मैं इनको मूर्त रूप देने का पूरा प्रयास करूंगा। पुनः आते रहिए, आपकी यूनिवर्सिटी है और मैं आपके लिए हूँ। थैंक यू। आदमी चाहे चपरासी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो या सिपाही हो, लेकिन जो प्रकाश पुंज है उसकी आभा को कोई छुपा नहीं सकता है। लेकिन अगर कहते हैं कि ऐसे लोग भी समाज में थे, हैं और आगे भी आते रहेंगे, ये उनकी ही सेवा नहीं होगी, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन। और सिपाही चपरासी छोटे से छोटे पद पे होते हुए भी वो पूजनीय माने जाते हैं। सम्मान तो एक बहुत छोटा शब्द होगा, वो पूजनीय माने जाते हैं। कुछ अधिकारी अपनी कुर्सी से जाने जाते हैं और कुछ कुर्सियां अधिकारी से जानी जाती हैं।
ऐसे अधिकारी कुर्सी से बहुत बड़े होते हैं, उस कुर्सी और पद को गौरवान्वित करते हैं जहां की वो शोभा बढ़ाते हैं।